कैश ट्रांजैक्शन को लेकर एक नई अपडेट निकल कर आई है। अब आप अगर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं 1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार यहां पर अब कैश को लेकर स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब आपके कैश पर 100% टैक्स और पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन करके हम सरकार की नजर से बच जाएंगे या हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये गलत फहमी है आपकी। ध्यान रखिएगा, आपके हर एक कैश पे सरकार की नजर रहती है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, चाहे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, किसी से लेन देन कर रहे हैं, कैश में अगर आप करते हैं तो इसमें ऑफिसर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं उनकी नजर आप पर रहती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको उस कैश के साथ पकड़ता है तो आपको 100% टैक्स और पेनल्टी लगाएगा ही लगाएगा। 1 अप्रैल से सरकार ने नियमों में भी बहुत स्ट्रिक्टनेस की है। अब जो लिमिट है उसमें भी बदलाव किया गया है, तो इन लिमिट को जानना आपके लिए जरूरी है। कैश में कितना ट्रांजैक्शन आप कितना कहां कैसे करें, जिसके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो जो है वो हम लाते रहते हैं इनकम टैक्स रिगार्डिंग, चाहे वो कैश के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हो, चाहे अगर कोई भी इनकम टैक्स की नोटिस हो उसकी भी जानकारी देते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न, नोटिस, सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम्स के बारे में सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के द्वारा, इसी चैनल के द्वारा माध्यम से दी जाती है। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि हमारा पहला वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट सीधा आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कौन से टॉपिक जो है वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर सरकार ने यहां पर बदलाव किया गया है। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट 2026, हाउ मच कैश आप कितना होल्ड करके रख सकते हैं घर पे या फिर ऑफिस में। सभी का ये सवाल होता है कि सर मैं घर पे कितना कैश रख सकता हूं, या अगर आपका कोई बिजनेस प्लेस है तो वहां पर आप कितना कैश होल्ड कर सकते हो, उसके लिए क्या लिमिट दी गई है। इसके अलावा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो क्या इसके लिए लिमिट होगी। कैश डिपॉजिट विड्रॉल अगर करंट अकाउंट आपके पास है तो उसके लिए क्या लिमिट है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो कितनी कैश में आप एफडी कर सकते हैं। किसी से लोन लिया हुआ है, अगर लोन रिपे किया है तो कितना आप कैश में लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की बात करें तो वहां पर भी कितना कैश जो है वो अलाउ किया जाता है। कैश गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हैं रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से तो वो आपको कितना करना है। सेल अगर आप करते हैं तो कैश में कितना कर सकते हैं, खर्चा आप कैश में कितना कर सकते हैं। किसी को डोनेशन देते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कितना आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक, जो 10 टॉपिक है आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कैश जो है वो आप घर पर कितना रख सकते हैं, उसके लिए क्या लिमिट दी गई है। बिजनेस प्लेस है तो वहां पर कितना कैश आपको अलाउ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स नया एक्ट लागू कर दिया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। सरकार यहां पर 1 अप्रैल 2026 से यह नया एक्ट जो है वो लागू करने वाली है। इसी के साथ इनकम टैक्स रूल जो ड्राफ्ट किए थे ये भी आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। अच्छा, इस इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं इस वीडियो के अंदर हमने सारे कवर किए हैं, यानी पुरानी लिमिट और नई लिमिट दोनों को मिलाकर कवर किया गया है। तो आपको ये पूरा एक पैकेज वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं या ऑफिस में कितना कैश रख सकते हैं, आइए समझाते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से, चाहे वो नया एक्ट क्यों ना हो या पुराने एक्ट में भी, कोई ऐसी कैश लिमिट नहीं दी गई है कि आप घर पे जो है पर्टिकुलर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रख सकते हैं। आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। आप चाहें तो 10 करोड़ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 100 करोड़ भी कैश अपने घर में रख सकते हैं या अपने बिजनेस प्लेस में आप रख सकते हैं। कोई भी आपको इस पे पूछेगा नहीं कि आपके पास इतना कैश क्यों है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी बात हो रही है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कि आप कितना भी कैश रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप घर पे कितना भी कैश रख सकते हैं, बिजनेस प्लेस पे भी कितना कैश रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च होती है, सर्वे होती है, रेड होती है, तो वो आपसे सिर्फ एक चीज पूछेंगे कि इस कैश का सोर्स क्या है। यानी ये जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, 10 करोड़, 100 करोड़ पड़ा हुआ है, 10 लाख पड़ा हुआ, 15 लाख पड़ा हुआ, 20 लाख पड़ा हुआ, 50 लाख पड़ा हुआ है,
तो इसका आपके पास सोर्स क्या है, ये पैसा आपके पास कैसे आया, बस इतना हमें बता दीजिए। क्या इस पैसे पे आपने सरकार को टैक्स, अगर इनकम है तो टैक्स दे दिया है, अगर ये इनकम नहीं है तो ये आपकी क्या चीज की यहां पर सोर्स है वो हमें डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप ये बता देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपका वैलिड सोर्स जो है वो मांगा जाएगा। कैश विड्रॉ अगर आपने बैंक से किया, हो सकता है एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि भाई हमने सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, हमने लेके आके घर में रख दिया, तो हो सकता है आपका कैश बैंक विड्रॉल है तो आप बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए प्रूफ के लिए। हो सकता है अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीकल्चर इनकम आप रख सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। आपका सोर्स प्रूव होना चाहिए, इसके बाद आप कितना भी कैश रख सकते हो सकता है आपकी पास्ट सेविंग हो सकता है आपको गिफ्ट मिला हो अपने माता पिता भाई बहन किसी से भी गिफ्ट अगर रिसीव किया है कैश में, अगर प्रॉपर डीड है आपके पास, बैंक का प्रूफ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने हो सकता है पर्सनल एसेट बेचा हो, आपने गाड़ी बेची हो, या फिर आपने घर के कोई एसेट्स बेचे हैं जिससे पैसा जो घर पे पड़ा हुआ था कैश, तो आपको सिर्फ वो बिल दे देना जो भी आपने बेचा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया, हमारा यही कहना है कि आप पैसा कितना भी रख सकते हैं लेकिन उसका सोर्स तो आपको पता होना चाहिए। आज पैसा अगर आपके पास आया है तो कहीं से तो आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहां पर आपकी जो दीवार है उससे फाड़ के भगवान ने पैसा दे दिया, ऐसा नहीं है। आपके पास किसी तरीके से आपने कोई कमाई करी है या आपने कोई एसेट बेचा है या आपके पास किसी तरीके से पुरानी इनकम है, तो कहीं से तो पैसा है, तो वो कैश का सोर्स आपको बताना है। लेकिन अगर आप ये नहीं बता पाए तो इस केस में सरकार क्या करेगी, आपकी अनएक्सप्लेन मनी मान ली जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2026 से जो नियम लागू होगा, इससे पहले आपके पर 78% जो है वो टैक्स पेनल्टी लगती थी। 60% टैक्स लगता था, 25% सरचार्ज लगता था, प्लस 4% आपका सेस, और यहां पर 10% पेनल्टी लगाकर 78% से ज्यादा की आपका टैक्स पेनल्टी ब्याज लगाई जाती थी। लेकिन अब यहां पर जो टैक्स रेट है वो 30% कर दिया है, 60% के बदले 1 अप्रैल 2026 से 25% सरचार्ज रहेगा, 4% आपका सेस रहेगा, और पेनल्टी जो है वो आपकी 200% रहेगी। तो कुल आपको टैक्स पेनल्टी अब लगेगी 117%, 100% से भी ज्यादा अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा जितने साल भी आपने इनकम को टैक्स नहीं दिया है वो ब्याज अलग से और लगाया जाएगा। अगर कोई बिजनेस पर्सन है उसके यहाँ पर कैश फाउंड होता है, रेड होती है डिपार्टमेंट की, तो उससे कैश बुक मांगा जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे जाएंगे, विड्रॉल प्रूफ मांगा जाएगा। उन्हें भी यानी प्रूफ करना है कि जो भी कैश है उसके बुक्स में रिकॉर्ड है, कैश बुक अवेलेबल है। अगर सारी चीजें सेटिस्फाइड होती है, रिकॉर्डेड है बुक्स के अंदर, आपने कोई भी टैक्स की चोरी नहीं करी है, तो इस केस में आपको जो है वो क्लीन चिट दे दी जाएगी। मतलब डिपार्टमेंट को फिर कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट सिर्फ इतना यही चाहता है कि जो भी कैश आपके पास है उसका सोर्स प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, कितना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल आप कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। तो सेविंग बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए भी वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग की लिमिट है। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं कैश में, तो यहां पर जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, वो आपकी रिपोर्टिंग जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। जैसे ही वो रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है और सीधा चेक करने लगता है आपका पैन कार्ड कि आपने कितना कितना कैश डिपॉजिट कहां कहां किया है। आपने लिमिट से ज्यादा किया है, आपकी इनकम या तो आप आईटीआर भर नहीं रहे, कम इनकम की आईटीआर भर रहे हैं, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश अगर आप डिपॉजिट करते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख से ज्यादा ना करें। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख की लिमिट रखी गई है, यानी आधार कार्ड के बेसिस पर भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो 5 लाख से ज्यादा का कैश आपको जमा नहीं करना है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसका भी सोर्स आपके पास होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर ध्यान रखिएगा, एक नियम है, 2 लाख से ज्यादा जो भी आपने कैश डाला हुआ है, ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रूव करेंगे तो आपको बताना होगा कि ये कैश आपके पास कहां से आया। तो एक व्यक्ति से अगर आपने बता दिया कि मैंने मदर से जो है 5 लाख रुपए ले लिए और बैंक में जमा कर दिए, तो ध्यान रखिएगा अलाउ नहीं होगा। एक व्यक्ति से 2 लाख से ज्यादा आपको किसी को भी बता नहीं सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए 10 लाख या उससे कम होना चाहिए और 5 लाख से कम होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं है। चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता हो, 1 साल की ये लिमिट दी जाती है, पर पर्सन मानी जाएगी। अच्छा, पर बैंक आपको ये लिमिट नहीं देखनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सभी बैंकों को, पोस्ट ऑफिस को मिलाकर 10 लाख की या 5 लाख की लिमिट देखता है। सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एग्रीगेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
यानी मल्टीपल आपने 1-1 लाख रुपया भी डाला है, क्रॉस कर गया तो इस केस में नोटिस पक्की है। यहां पर रिपोर्ट कौन करेगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। अच्छा, कैश विड्रॉल के बारे में बात करें तो इसकी कोई रिपोर्टिंग जो है वो आपकी नहीं होती है। सेविंग बैंक अकाउंट में कैश विड्रॉल की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। अच्छा, आपने ये जो कैश डिपॉजिट किया है इसका अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो वही 117% टैक्स पेनल्टी प्लस ब्याज अलग से आपको और लगाया जाएगा। अच्छा, कैश विड्रॉल के लिए टीडीएस की लिमिट दी गई है कि टीडीएस आपका काटा जाएगा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है 2% टीडीएस रेट, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने पूरे साल में कैश विड्रॉ किया है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके इसमें 3 करोड़ की लिमिट यहां पर रखी गई है। तो अगर किसी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो यहां पर जमा की है यानी विड्रॉ कर दिए तो 20 लाख पर आपका 2% यानी 40,000 रुपया जो है वो आपका टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। बाकी का जो पैसा है वो आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे। अच्छा, अकाउंट यहां पर चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, ओडी अकाउंट हो, सीसी अकाउंट हो, जहां से भी कैश विड्रॉ हो रहा है सभी अकाउंट को मिलाकर देखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप कैश डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं करंट बैंक अकाउंट में तो यहां पर ध्यान रखिएगा कैश डिपॉजिट के लिए 50 लाख की लिमिट दी गई है। 50 लाख से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में तो इस केस में जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। कैश विड्रॉल के लिए भी यहां पर 50 लाख की लिमिट दी गई है। सेविंग अकाउंट में नहीं है लेकिन करंट अकाउंट में आपके लिए कैश डिपॉजिट करेंगे तो भी 50 लाख की लिमिट है और कैश विड्रॉल अगर करते हैं तो भी आपके लिए 50 लाख की लिमिट दी गई है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपका एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, ये लिमिट जो है पूरे साल की है पर पर्सन की। सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या मल्टीपल में आप जमा कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए करके जमा कर रहे हैं, 50 लाख से क्रॉस हो गया तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। रिपोर्टिंग हमने ऑलरेडी बता दिया, बैंक या कोऑपरेटिव बैंक आपकी करेगा। अच्छा, ये जो भी पैसा आपने कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है, ज्यादातर ध्यान रखिएगा कैश डिपॉजिट के केस में ये आपका क्रेडिट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मान के यहां पर भी आपको 117% की टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब यहां पर कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं तो रिपोर्टिंग तो आपकी होगी, साथ में टीडीएस भी काटा जाएगा। टीडीएस कब काटा जाएगा? 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ जो है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सभी को मिलाकर अगर आपने किया है 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपका यहां पर टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। टीडीएस का रिफंड लेना है, आईटीआर फाइल करेंगे, रिफंड उसको क्लेम कर पाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पर 3 करोड़ की लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में कितना कैश आप कर सकते हैं, कितना अलाउ है। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं चाहे कैश हो या ऑनलाइन हो, दोनों को मिला के 10 लाख की लिमिट है। ठीक है, अलग अलग नहीं, दोनों को मिला के यहां पर आपके लिए 10 लाख की लिमिट रहेगी। चाहे वो आप कैश में एफडी करते हैं, कैश में एफडी करने का मतलब है कैश आपने सेविंग अकाउंट में डाला, फिर सेविंग अकाउंट से सीधा आपने एफडी कर दी तो ये आपकी कैश एफडी मानी जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन माध्यम से एनईएफटी, आरटीजीएस से पैसा सेविंग में डाला है फिर आपने एफडी करी है तो वो ऑनलाइन एफडी हो गई। लेकिन डायरेक्ट अगर आप कैश डाल के जमा करके एफडी करते हैं या डायरेक्टली कैश एफडी करते हैं, बैंक में जाके कैश जमा कर देते हैं, एफडी कर दीजिए, तो वो आपकी कैश एफडी मानी जाएगी। 10 लाख रुपए या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि या एनबीएफसी कर देता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एफडी का सोर्स नहीं बताया तो यहां पर भी आपको 117% की टैक्स पेनल्टी, ब्याज लगाया जाएगा। अच्छा, रिन्यूअल एफडी है तो यहां पर आपको चिंता नहीं करना है, रिन्यूअल एफडी को यहां पर रिपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन कोई नई एफडी है, फ्रेश एफडी है, मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर क्लोजर हुई आपकी पुरानी एफडी, फिर आपकी नई एफडी क्रिएट हुई, तो जहां पर नया एफडी अकाउंट नंबर क्रिएट हुआ है उस केस में वो आपकी नई एफडी मानी जाएगी, उसको 10 लाख की लिमिट में कंसीडर किया जाएगा। चाहे आपकी एक एफडी हो या मल्टीपल, ज्यादा, एक से ज्यादा बैंक में एफडी है, सभी को मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिमिट देखता है। एक फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन ये लिमिट मानी जाएगी, सिंगल या मल्टीपल आप ट्रांजेक्शन क्यों ना करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोन अगर आप किसी से ले रहे हैं, रिपेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कैश लोन आप कितना कर सकते हैं, कैश लोन की लिमिट दी गई है। कैश लोन टेकन की बात करें, अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं तो 20,000 रुपए या उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, यानी मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 19,999 रुपया एक व्यक्ति से। और कैश लोन रिपेमेंट की बात करें तो ये भी आपका 19,999 से ज्यादा आपको नहीं लेना है। 20,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो 100% की पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। आप चाहे तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस
बैंक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसे कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप सिंगल कर रहे हैं, मल्टीपल में कर रहे हैं, यहां पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन कैश में अगर आपने 20,000 से ज्यादा कर दिया, मान लीजिए आपने मिस्टर एक्स जो आपका फ्रेंड था जिससे आपने 50,000 रुपए जो है वो कैश में लोन ले लिया, तो ये पूरा का पूरा 50,000 रुपया जो है वो आपको पेनल्टी लगाया जाएगा। टैक्स यहां पर नहीं लगेगा, लेकिन पेनल्टी 100% की रखी गई है। अगला आ जाता है, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में, तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप एडवांस देते हैं, बुकिंग का टोकन मनी दे रहे हैं, या आपने प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया है, टोकन मनी रिफंड कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए से ज्यादा यहां पर भी आपको जो है वो नहीं देना है। चाहे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं तो 20,000 से ज्यादा नहीं देना है। और प्रॉपर्टी की अगर डील हो जा रही है तो कैश रिसिप्ट ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं लेना है। जो भी यहां पर सेलर है उन्हें ध्यान रखना है, बायर से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में कभी भी ना ले। अगर आप करेंगे तो 100% पेनल्टी आपकी लग जाएगी। अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस या ऑनलाइन माध्यम से जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रॉपर्टी जो है चाहे बेची है, चाहे बाई करी है, चाहे गिफ्ट करी है, 45 लाख रुपया या उससे ज्यादा की अगर आप करते हैं, चाहे वो कैश में हो या फिर किसी भी मोड में क्यों ना हो, यहां पर रजिस्ट्रार जो है वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, 45 लाख की प्रॉपर्टी अगर आप बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। सरकार ने वैसे अगर आपकी 20 लाख से अंदर प्रॉपर्टी है तो यहां पर आप पैन कार्ड जो है वो हटा दिया है। 20 लाख के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो 20 लाख तक आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई जानकारी जो है वो नहीं देनी, नहीं पैन कार्ड, नहीं आधार कार्ड, नहीं कोई रिपोर्टिंग वहां पर आपकी होने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने कैश गिफ्ट रिसीव किया है फ्रॉम रिलेटिव और नॉन रिलेटिव से, तो कितना कर सकते हैं कैश गिफ्ट रिसीव। ये ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि रिलेटिव से कितना पैसा कैश में आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिलेटिव से एक दिन में एक व्यक्ति से आप 2 लाख रुपए से ज्यादा ना ले। पर पर्सन पर डे 2 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं ले सकते। या सिंगल ट्रांजेक्शन की बात करें, 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं लेना है। मैरिज ओकेशन पर भी आपको 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं लेना। अगर लोगे तो पूरा का पूरा 100% आपको पेनल्टी यहां पर देनी पड़ेगी। गिफ्ट जो है वो आपकी टैक्स फ्री है, लेकिन कैश में अगर आपने ले लिया तो वो आप पे पेनल्टी लगा देगा। अगर आपकी गिफ्ट ज्यादा के, मान लीजिए 50 लाख की गिफ्ट आपको लेनी है, किसी से कोई दे रहा है, तो आप बैंक ट्रांसफर, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई से करवा सकते हैं। आपके पिताजी आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप बैंक के माध्यम से मंगवाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। रिलेटिव में कौन कौन आ जाता है, जैसे आपके हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन आ जाते हैं। आपके पत्नी के साइड के जितने भी लोग हैं वो भी सब कवर कर जाते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेटर ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी सब आ जाते हैं। नॉन रिलेटिव से कितना आप कैश ले सकते हैं, तो 50,000 रुपए तक आप सभी नॉन रिलेटिव को मिलाकर, एक को नहीं सभी को मिलाकर, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, 10 फ्रेंड है या नॉन रिलेटिव में जो आते हैं, तो कोई टैक्स या पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। लेकिन 50,000 से ज्यादा और 2 लाख के अंदर किया तो टैक्सेबल होगा, लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आपने 2 लाख से ज्यादा अगर ले लिया अपने नॉन रिलेटिव से, एक से ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल भी होगा और 100% पेनल्टी फिर आपको लगाई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये 100% पेनल्टी तभी लगाई जाएगी जब कोई एक व्यक्ति ने आपको 2 लाख से ज्यादा दे दिया है, तब आपको यहाँ पर जो है कैश की पेनल्टी जो है वो लग जाएगी। अदरवाइज अगर सभी ने 2 लाख के अंदर दिया हुआ है लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो 100% आपका टैक्सेबल रहता है। अच्छा, मैरिज, विल, इनहेरिटेंस के केस में अगर आपको कैश गिफ्ट मिल रहा है अप टू 1,99,000 तक, तो वो आपका एग्जम्प्ट है। बैंक के ट्रांसफर से अगर कितना भी मिले तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि भले नॉन रिलेटिव क्यों ना हो, मैरिज, विल, इनहेरिटेंस के केस में एग्जम्प्ट माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेल की बात करते हैं, कितना सेल जो है वो कैश में एक दिन में आप कर पाएंगे। तो यहां पर एक दिन में आपको किसी से भी 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए सेल के रिगार्डिंग। एक व्यक्ति एक दिन में, या सिंगल ट्रांजेक्शन आपका जो है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या किसी इवेंट पे आपने 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं करना। कहने का मतलब है कैश सेल अगर आप करते हैं एक कस्टमर से एक दिन में 2 लाख से कम ही आपको लेना है। 2 लाख से ज्यादा अगर आप लेंगे तो उसके इसमें 100% पेनल्टी आप पर लग जाएगी। जीएसटी रूल के हिसाब से भी कैश सेल आपको अलाउ होता है, सिर्फ टैक्स इनवॉइस आपको प्रॉपर इश्यू करना है, प्रॉपर जीएसटी टैक्स इस पर आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी कैश सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल चाहे तो आप बैंक से, डिजिटल माध्यम से, नो रिस्ट्रिक्शन, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, आप कितना भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मान लीजिए 1,90,000 कैश जो है वो आपको रिसीव हुआ है, आपने बेचा माल,
तो यहाँ पर कैश मोड है, अलाउड किया जाएगा। 2 लाख रुपया कैश है तो ये आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये 2 लाख आपकी पेनल्टी लग जाएगी। 5 लाख रुपया बैंक के माध्यम से ट्रांसफर हुआ है पैसा, जो भी आपने माल बेचा है, तो ये आपको अलाउ होगा क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से है। अच्छा, कैश एक्सपेंस आप कितना कर सकते हैं एक दिन में? तो बिजनेस एक्सपेंस कैश जो है वो 10,000 से ज्यादा आपको एक व्यक्ति को एक दिन में नहीं देना है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है तो ध्यान रखिएगा, गुड्स कैरेज के केस में 35,000 रुपया पर डे देखा जाएगा। 35,000 रुपए की लिमिट है, वहां पर 10,000 की लिमिट नहीं मानी जाएगी। तो कैश एक्सपेंस 10,000 तक है तो ये आपका अलाउ रहेगा। कैश एक्सपेंस 10,000 से ज्यादा है तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। और यूपीआई बैंक के माध्यम से अगर आप कैश एक्सपेंस करते हैं तो वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, अलाउ रहेगा, मतलब कोई लिमिट नहीं है वहां पे। लास्ट आ जाते हैं, कैश डोनेशन देते हैं हेल्थ पॉलिसी के लिए। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो यहां पर आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, कैश डोनेशन आप 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप कैश में दे ही नहीं सकते, सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप 5,000 रुपए तक अलाउ कैश में किया जाएगा। तो अगर आप कैश डोनेशन 2,000 तक देते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा, लेकिन 2,000 से क्रॉस कर गए तो डिडक्शन आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपने कर दिया, चेक, बैंक, डिजिटल मोड से, तो आपको अलाउ किया जाएगा। कैश पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम का करेंगे, बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए जो आपको अलाउ किए जाएंगे। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप चेक दे रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, तो 100% जितना भी डिडक्शन आपको मिलता है वो अलाउ किया जाएगा। तो ये कैश के ट्रांजैक्शन है जिनको आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल से ये नए नियम लागू होंगे, चेंजेस इसमें बदलाव कई सारे किए हैं। कैश में ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 100% टैक्स और पेनल्टी सरकार आप पर लगा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कैश में ट्रांजैक्शन ना करें, ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजैक्शन करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, चाहे वो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, किसी भी माध्यम से आप करेंगे, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर कोई पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाएगी। अगर आपकी इनकम है तो सिर्फ आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन पेनल्टी से आप बच पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो जो है वो कैश ट्रांजैक्शन को लेकर हमने कवर किया है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।